Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Shahid Sir's Education Point. Beta, day before yesterday, uh, we completed Gardner's theory of multiple intelligence. एंड माय डियर, मैंने इस थ्योरी को आप अच्छी तरह से पढ़ाया था। तो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हैं। हाँ, आज जो 9th वन भी मतलब इसमें इंट्रोड्यूस हुई, अभी वो पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन आइडिया में है कि 9th वन भी इसमें ऐड की गई है, दैट इज़ एग्जिस्टेंशियलिस्टिक पर्सनैलिटी, राइट। लेकिन बेटा आपको एग्जामिनेशन, सो फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इन 8 पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज बेटा जो हमारी आज की थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा। चांसेस बन जाते हैं कि ये इसमें डेफिनेटली आपको मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेदर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। तो जस्ट स्टे विद योर शायद सर। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ डिस्क्राइब ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको यार लिखना है। अगर आपको इसके रिलेटेड नोटिस अभी तक नहीं है तो जो यहाँ पे स्लाइड्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इतना ही लिख सकते हो आप अपनी थ्योरी में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आया तो देखिए भाई, पहला पॉइंट कैसे, अगर ये थ्योरी आ गई ना, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो आपको क्या लिखना है। इन 1985 इट वाज रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो सबसे पहले बात जो है, ये जो ट्राइआर्किक थ्योरी है ये किसने दी है? इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। कब दी? 1985 में, ओके। हु पुट फॉरवर्ड ए थ्योरी नोन एज ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसको ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज देयर आर 3 basic types of intelligences in it, okay। तो when you talk about the triarchic, ट्राई का मतलब ही है 3, okay। तो there are 3 types of intelligences in it। पहला आप देख सकते हैं, इट इज़ कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, सेकंड वन इज़ एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस एंड थर्ड वन इज़ कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। तो देखो बेटा, आपका शॉर्ट आंसर क्लियर यहाँ पे होगा। तो ये भी आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू ट्राइआर्किक थ्योरी हाउ मेनी इंटेलिजेंस टाइप्स आर देयर। तो देयर आर 3 टाइप्स, वन इज़ componential, experiential and contextual. I hope beta you got it, okay। Now let us try to describe। अब अगर इनको डिस्क्राइब करना है तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले कंपोनेंट पे, दैट इज कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिटिकल इंटेलिजेंस, राइट। तो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिटिकल इंटेलिजेंस। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एनालिटिकल इंटेलिजेंस, लेकिन आप बोलोगे सर आपने कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया। तो याद रखेंगे बेटा, जो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक। तो इट इज़ यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, जब भी आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप प्रॉब्लम को पूरी तरह से एनालाइज करते हो। आप पूरी तरह से एनालाइज करते हो, जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करोगे, एनालाइज करोगे, उतना ज़्यादा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो टू सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, सो वी हैव टू फर्स्ट व्हाट, we have to first analyze it properly and then come up to the conclusion, right। तो this we called as componential intelligence। तो componential intelligence में हम 3 चीज़ें करते हैं। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 चीज़ें। पहला, फर्स्ट, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी है आप उसको हासिल करना चाहते हो, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल गेन एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज रिलेटेड द प्रॉब्लम, राइट। तो ये जो नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग द वेज ऑफ थिंग्स। तो इसमें आपको खाली नॉलेज को गेन करना है। जितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज होगा तो उतना ज़्यादा आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नंबर सेकेंड, माई डियर, सेकेंड इज द मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास नॉलेज है तो दूसरा सेकंड स्टेज जो है, अब आप इसके रिलेटेड कोई अच्छा प्लान कर सकते हो कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, अगर आपको नॉलेज नहीं है ना प्रॉब्लम के बारे में, आप क्या प्लान करोगे? नो, बिफोर यू प्लान यू मस्ट बी नोइंग द थिंग्स अबाउट इट, यू मस्ट बी नोइंग यू मस्ट बी नोइंग द वेज ऑफ लर्निंग how, okay। तो second one is meta or higher order component, it is related with the planning, that is what to do and how to do,
राइट यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट में आपको पता है नॉलेज क्या है, आपको पता चल गया कि कौन सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यार प्लान, आपको स्ट्रेटजाइज करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ये आप किस में देखोगे, सेकंड में, दैट इज मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट। राइट नाउ थर्ड, अब आपको प्लान भी अच्छा है, आपको नॉलेज भी है, प्लानिंग भी अच्छी तरह से की है, तो जाहिर सी बात है यू कैन परफॉर्म वेल। तो थर्ड इज द परफॉर्मेंस विच इन्वॉल्व्स एक्चुअली डूइंग द थिंग्स। तो देखिए यहाँ पे आपने नॉलेज गेन की, फिर आपने प्लान किया, स्ट्रेटजाइज किया, और अकॉर्डिंग टू द प्लान आपने परफॉर्म शुरू किया। अगर आप प्लान नहीं करते तो जो भी आप परफॉर्म करोगे ना, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई, तो पहला आपको नॉलेज चाहिए, फिर प्लानिंग चाहिए, फिर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दैट्स योर परफॉर्मेंस कंपोनेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा ये तीन चीज़ें आपको याद रखने हैं, बस इतना ही यार आपको लिखना है। ठीक है, तो चले बेटा सेकंड, दैट इज एक्सपीरियंशियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, सो सेकंड वन क्या है, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए ये क्या है, ओके माय डियर, जो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिव इंटेलिजेंस। वेरी गुड, इज इट इज इन्वॉल्वड इन अगेंस्ट पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिव टू सॉल्व द नॉवल प्रॉब्लम्स। देखिए भाई, जो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखा, तो अगर आप इसको बार बार अपनी लाइफ में मतलब अप्लाई करते हो, तो आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस यू कैन सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। तो व्हेन यू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। आई होप बेटा ये वाली एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गई। तो इट इज रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिव परफॉर्मेंस, पर्सन इज हाई ऑन दिस एस्पेक्ट, integrate different experiences in the original way to make new discoveries and inventions। देखो एक इंसान ऐसा होता है, इंसान ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होता है, तो इसको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस बन जाता है। तो उन्हीं एक्सपीरियंस का ज़्यादा इस्तेमाल करके वो नए नए चीज़ें सीखता है। वो इसका जो दिमाग होता है ना, वो डाइवर्जेंट बन जाता है, वो दिन ब दिन क्रिएटिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस बोलो या क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोलो, एक ही बात है। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में बेटा हम अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हैं, और उसी पास्ट एक्सपीरियंस से हम नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं और सॉल्व करते हैं। आई होप बेटा क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। अब रियली माय डियर, तो क्लिक ऑन द comment section and write to me, sir, clearly we have understood. Okay, now coming to the next is contextual, very important. It's also called as practical intelligence. Now आपके पास अब क्या है, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। नाउ अगर आप किसी भी सिचुएशन में अगर आपको रखा जाता है, तो द कॉन्टेक्स्ट दैट यू आर गिवन, तो यू विल रॉक देयर। राइट, तो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में क्या है, it's also called practical intelligence. It involves the ability to deal with environmental demands encountered on daily basis. तो डेली बेसिस पे आपके environmental demands जो भी हैं, इनको आप अच्छी तरह से टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रीट स्मार्टनेस। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो ये वैसी है। अगर आपको गली कोचे, अपने मोहल्ले के गली और कोचे, क्यों आपको ये बहुत ज़्यादा, यू नो देम वेरी वेल बिकॉज यू हैव बीन विद देम डेली। ओके, तो आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी बन जाता है, और आप कहीं पे भी कोई भी डिमांड अगर आपको अराइज होती है, एनकाउंटर होती है, उन डिमांड्स को आप बेटा अच्छी तरह से एनकाउंटर करते हो, यानी आप अपने इन आपको अडेप्ट करते हो। दीज पर्सन इज ईजीली अडेप्ट। तो जो भी एनवायरनमेंट इनको दिया जाता है, वो उस एनवायरनमेंट को सक्सेसफुल लाइफ में कन्वर्ट करता है। देखो यहाँ पे आप एक टर्म हमेशा याद रखेंगे, दीज पर्सन इज ईजीली अडेप्ट टू देयर प्रेजेंट एनवायरनमेंट, देयरफॉर दे टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस बेटा बस इतने 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ट्रायआर्किक थ्योरी में अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, 1985 में इसको किसने दिया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के मुताबिक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। वन इज़ बेटा कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। तो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस में आपको 3 और सब कंपोनेंट्स याद रखने हैं, नॉलेज कंपोनेंट, मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट, एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट। इसके बाद हमने डिस्कस किया क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस यू सॉल्व
so many problems based on your experience, okay, and you दिन ब दिन आपका माइंड जो है वो डाइवर्जेंट बन जाता है और आप क्रिएटिव बन जाते हो, तो इट्स कॉल्ड ए क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एंड थर्ड हमने बात की है कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस में डेली बेसिस पे जो भी आपके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको आप अच्छी तरह से एनकाउंटर करते हो, और वो इंसान जो अपने डेली लाइफ में जो अपने एनवायरमेंट को ईजिली अडेप्ट करता है तो वो सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इंटेलिजेंस एज पर द ट्रायआर्क थ्योरी। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। इफ़ रियली माय डियर तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, नाउ आज का जो लास्ट टॉपिक इसका है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम कंप्लीट करेंगे। तो थर्ड जो नेक्स्ट थ्योरी है आपका, दैट्स पास मॉडल, ठीक है। तो पास मॉडल जो है, पहला पॉइंट, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, इट वाज डेवलप्ड बाय 3 साइकोलॉजिस्ट्स एंड इन 1994, वेरी रिसेंट थ्योरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो कौन कौन से ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने पास मॉडल को दिया, तो देखिए सबसे पहले इसमें है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है, जेपी दास, जैक निगलेरी एंड किरबाई। ओके, यहाँ तक क्लियर है, एक पॉइंट क्लियर हो गया, वेरी गुड। फिर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द interdependent functioning of 3 neurological systems called functional units of brain। तो हमारे, अगर हम देखेंगे ना, हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में बेटा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है हमारा, तो इसमें 4 लोब्स पाए जाते हैं। वन इज़ फ्रंटल लोब, पीछे है ऑक्सीपिटल लोब, ऊपर है पैराइटल लोब एंड साइड्स में है टेम्पोरल लोब। तो इनको हम फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन कहते हैं। तो यही इन्वॉल्व होते हैं आपका अराउजल, अटेंशन, कोडिंग, प्रोसेसिंग, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं का काम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है, ये बेसिकली इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स कॉल्ड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे। तो वो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मॉडल, 3 कंपोनेंट्स हैं। वन इज अराउजल एंड अटेंशन। अराउजल, देखिए इसको पास मॉडल क्यों कहते हैं, पहले इसमें पी है, ठीक है, पी, देन ए और ए, देन एस, पी ए एस एस। ये एस एस क्या है, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। लेकिन आपको याद रखने के लिए इसको पास मॉडल नाम याद रखना है, लेकिन जब आप इसकी हायरार्की देखते हो तो पहले अराउजल, अटेंशन, फिर साइमल्टेनियस, सक्सेसिव, देन प्लानिंग आ जाता है। अब देखिए पहला कंपोनेंट क्या है, अराउजल एंड अटेंशन। देखो, द न्यूरल मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर अराउजल एंड अटेंशन ऑफ द ब्रेन stem which is involved in memory, connectional and perceptual process. Arousal is basic for initiating the activity. It forces one to focus attention in a particular direction. Stimulus must be there for initiation of the arousal. Simple सी बात है, अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो पहला न्यूरल मैकेनिज्म जो रेस्पॉन्सिबल है ना किसी भी काम को करने के लिए, वो है आपका एराउजल लेवल। जितना ज़्यादा आपका एराउजल लेवल बढ़ जाएगा ना, उतना ज़्यादा आप अटेंड उसको कर पाओगे। तो पहला फंक्शनल यूनिट ऑफ जो ब्रेन जो है ना, वो एराउजल एंड अटेंशन है। ये भी ब्रेन का एक मैकेनिज्म है। तो पहले हम एराउज होते हैं, एराउजल के बाद हम उस पर फोकस करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अटेंशन। तो व्हेन देयर इज़ नो एराउजल मैकेनिज्म, तो जाहिर सी बात है एराउजल कैन नॉट बी कन्वर्टेड into the attention, so hence you cannot solve the problem. So you are intelligent only when you are having an arousal level activated, then you can attend, ठीक। नंबर सेकंड, अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इसके बाद है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। देखो, दीज आर द 2 कोडिंग प्रोसेस। जब आपका इंफॉर्मेशन आपने दिमाग में लिया, आपका एराउजल लेवल भी हो गया, आपने इसको अटेंड भी किया, आपके पास 2 तरीके हैं कि जो भी आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नॉलेज मिल रही है, इसको आप 2 तरीक़ों से कोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमारे ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब है, ये इसके लिए अकाउंटेबल है। तो ऑक्सीपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब जो है, ये साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेस में हमें मदद देती हैं, ठीक। अब साइमल्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, देखिए साइमल्टेनियसली मतलब गो एट ए टाइम। से फॉर एग्जांपल बदिम तुम फिगर अख, ट्रायंगल पथा बह डैश
पथा ट्रायंगल वार समझो। यहाँ पे मैं बॉक्स में रखूँगा 3 चीज़ें, मैं स्क्वायर को भी रखूँगा, सर्कल को भी रखूँगा और ट्रायंगल को भी रखूँगा। तो एट ए टाइम इसमें क्या आएगा, आपको ये ट्रायंगल वाला इसमें फिलअप करना है। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस हॉरिजॉन्टल इन नेचर विच हेल्प्स इन ग्रास्पिंग द मीनिंग आउट ऑफ द पिक्चर्स। जो भी मैंने पिक्चर दी साइमल्टेनियसली आपको वही कि आप पहले सर्कल डालोगे फिर स्क्वायर डालोगे फिर नहीं, एट अ टाइम आपको पता चल गया कि ट्रायंगल ट्रायंगल और दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए, आप साइमल्टेनियसली उसको फिक्स करोगे पिक्चर्स में, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स, हाँ यहाँ पे देखें, इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई एट अ टाइम इन ग्रुप्स इन ए होलिस्टिक नेचर। सक्सेसिव क्या है, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी सी डी, तो जाहिर सी बात है आप सक्सेसिवली चलोगे। अब डी के बाद जेड तो नहीं लिखोगे ना, डी के बाद आप लिखोगे ई एफ जी एच, तो आप क्या पढ़ इसी वर्टिकल, ठीक है। तो सक्सेसिव कोडिंग प्रोसेस वर्टिकल इन नेचर एंड इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुलाई इन सीरीज। भाई ये वाला पॉइंट सीरीज में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वट एवर यू आर डूइंग द टास्क, इफ यू डू द टास्क इन सीरीज इट इज कॉल्ड सक्सेसिव। बट साइमल्टेनियसली में क्या है, अगर आपको कोई लगता है कोई भी काम है उसको कंप्लीट करना है, तो एट ए टाइम साइमल्टेनियसली आप कोई भी पार्ट उसमें पुटअप कर सकते हो ताकि आपका काम फुल हो जाए, ठीक है। One is these two are done, your third is planning। तो इस प्लानिंग के लिए हमारे ब्रेन में रेस्पॉन्सिबल है एक लोब, दैट इज फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग रेफर्स टू मेकिंग स्ट्रैटेजी टू अचीव ए डिजायरेबल गोल। अब आपको कोई गोल अचीव करना है, तो गोल अचीव करने के लिए आप पहले प्लान सेट करते हो। तो अगर आपका प्लान अच्छा होता है तो आपको गोल अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो प्लानिंग अलाउज अस टू थिंक ऑफ ए पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस, इम्प्लीमेंट देम टू रीच ए टारगेट एंड इवेलुएट देयर इफेक्टिवनेस। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय डियर पास मॉडल। तो आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो अगर हम असेसमेंट की जल्दी से बताएंगे, अगर हम असेसमेंट की बात करेंगे, अगर आपको इंटेलिजेंस को असेस करना है, तो पहला बंदा जिसने पहले टाइम अटेम्प्ट मेजर ऑफ इंटेलिजेंस किया था दैट वाज अल्फ्रेड बिनेट 1905। तो इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आया इंटेलिजेंट कोफिशिएंट। तो ये जो इंटेलिजेंट कोफिशिएंट है माय डियर, इंटेलिजेंट कोफिशिएंट जो है ये विलियम स्टर्न ने दिया है 1912 में। और इंटेलिजेंट कोफिशिएंट की जो फार्मूला है दैट इज़ मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ गो थ्रू इट, ठीक। तो देखिए इसकी फार्मूला कहाँ पे है, क्रोनोलॉजिकल एज, हाँ ये है फार्मूला। तो व्हाट इज़ आई क्यू इक्वल टू, आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ, योर एक्चुअल एज। मेंटल एज हुआ है योर एज ऑफ द माइंड, ठीक है। तो अगर मेंटल एज भी दी गई होगी, देखो आई क्यू आपको निकालना है, आई क्यू किसके बराबर है, एम ए बाई सी ए इंटू 100, है ना। अगर एम ए भी दिया गया होगा, सी ए भी दिया गया होगा, तो आप आई क्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एक सिंपल सी एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट आई क्यू ऑफ ए पर्सन ऑफ ए 10 ईयर ओल्ड। 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड का मतलब है इसका सी ए 10 ईयर है विद ए मेंटल एज, मेंटल एज कितनी है 12, तो इसका आई क्यू क्या होगा। देखो एम ए भी दिया गया है, सी ए भी दिया गया है, अब आपको क्या निकालना है आई क्यू, और आपको पता है कि आई क्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू एम ए बाई, यहाँ फार्मूला में गड़बड़ है, आई क्यू जो है इट इज़ इक्वल टू शाबाश एम ए डिवाइड बाई सी ए इंटू 100। अब आई क्यू किसके बराबर होगा, आई क्यू जो है एम ए किसके बराबर है 12, सी ए बराबर है 10 इंटू है 100। अब दिस जीरो एंड दिस जीरो विल कट, तो आई क्यू जो आपका है दैट इज़ 120। तो आपका आंसर आई क्यू का 120, तो यहाँ पे भी 120 है। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इंशाल्लाह यू विल एन्जॉय इट। तो बाय दिस माय डियर वी हैव कंप्लीटेड 2 यूनिट्स, और इंशाल्लाह हम कल
और एक यूनिट कवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कल कोशिश यही रहेगी, या अगर हो सके तो मैं तीसरा यूनिट जो है शाम तक और एक वीडियो अपलोड करूंगा, सो दैट आपका और पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इफ़ रियली देन लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड बी हैप्पी एंड रिलैक्सड माई डियर। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।